जय हो। नमस्कार साथियों, संगीत की भाषा दुनिया भर के दिलों को जोड़ती है और इसीलिए सुगम संगीत की लोकप्रिय गायिका डॉक्टर मेनका मिश्रा ने संगीत को न सिर्फ मनोरंजन और साधना तक सीमित रखा, बल्कि इसे जन जागृति का एक माध्यम भी बनाया। डॉक्टर मेनका बहुत सारे मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय और देश के मंचों पर प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुकी हैं और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों जैसे श्रमिक, बाल श्रम, वृद्ध आश्रम जैसे मुद्दों पर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मेनका मिश्रा से, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कार्यक्रम कला यात्रा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मेनका, चूंकि सावन का मौसम है और इस बार का सावन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि 2 महीने का सावन है जी। तो सावन का भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या महत्व है? सावन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी वो चीज़ आपको वैसे समझ आ सकती है कि आप घर घर में, गांव से लेके शहर तक, जहाँ भी आप देखेंगे जब सावन की बात होती है तो वो एक अलग तरह की खुशी और जो एक उल्लास का माहौल होता है। गांव में ले लीजिए तो खेतों में जो काम होता है, वहाँ जो औरतें काम करती हैं, उस काम के साथ संगीत को कैसे जोड़ती हैं, या शहरों में कर लीजिए तो जो कलाकार हैं वो मंचों के जरिए सावन को किस तरह से। सबसे पहली बात सावन की कि भगवान शिव की भक्ति शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे कांवर यात्रा और तरह तरह की चीजें ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो सावन भगवान शिव की भक्ति के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में हरियाली, बारिश, बिजली, सब कुछ सावन में है। चारों प्रकृति एकदम अपने मतलब सौंदर्य के एकदम यौवन पे होती है। तो सावन का तो एक अपना बहुत बड़ा महत्व हो जाता है सभी के लिए। हाँ, तो आई थिंक सावन को आज हम अपने स्टूडियो में भी सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, कुछ आप गाकर सुनाएं अपनी आवाज में। तो देखिए, मैंने बात की कि सावन की शुरुआत जो है वो भगवान शिव की भक्ति से ही होती है। तो मैं भी इस कार्यक्रम की शुरुआत और सावन के कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के भजन से ही करना चाहूंगी। बिल्कुल। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ कि शिव की जटा काली घटा, शिव की जटा काली घटा, जिससे बहती है गंगा की धारा, जिससे बहती है गंगा की धारा, शिव की जटा काली घटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी। आपकी जिंदगी में संगीत कब शामिल हुआ? बचपन से ही शौक था या फिर आप माँ बाप चाहते थे कि आप म्यूजिक में जाएं? मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुई तो कहते हैं ना कि कलाकार जो हैं वो बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। तो कुछ चीज़ें इनबिल्ट थी शुरुआत से। जब मैंने होश संभाला तो मुझे लगा कि मैंने खुद को गाते हुए ही पाया, खुद को एक्टिंग करते हुए पाया, खुद को डांस करते हुए पाया। ये सारी चीज़ें बचपन से थी, मैंने सीखा नहीं। कलाकार ने एक अपने आप तो, लेकिन सिंगिंग मेरे बहुत करीब रहा। तो मैंने इस विधा को आगे बढ़ाया और फिर इसको धीरे धीरे स्कूलों में, स्कूल के ज़रिए सीखना, जो हमारे जो पाठ्यक्रम में भी आ गया है, तो उसके ज़रिए फिर गुरु शिष्य परंपरा से भी मैंने कोशिश की। हालांकि वो टाइम काफ़ी देर बाद आया मेरे जीवन में। शुरुआत में मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं संगीत को लेके किसी गुरु के पास जाऊं और सीखूं। बस जैसे अनूप जलोटा जी को सुन लिया या फिर जगजीत सिंह जी को सुन लिया, उनके गानों को कॉपी करना, गाना, बस ऐसे ही चलता रहा। बहुत लेट सीखने की बारी आई, लेकिन कुछ चीज़ें होती ना कि अंदर होती हैं, तो वो नेचुरल था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाती चली गई। ओके। आपने सुगम संगीत में विशारद किया है? जी, मैंने पीएचडी की है और मेरा विषय जो है, हाँ, सुगम संगीत में मेरा रहा है विषय। तो सुगम संगीत की तरफ इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? शुरू से शास्त्रीय भी सीखा आपने या फिर? जो हम स्कूल कॉलेज में तो सुगम संगीत या फोक जैसा कुछ है नहीं, शास्त्रीय संगीत ही आपको सीखना है। तो शास्त्रीय संगीत पीजी तक तो आपको शास्त्रीय संगीत ही सीखना है। उसके बाद आप साइड में आप फोक गाओ, आप सुगम संगीत गाओ, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम में जो है वो पूरा शास्त्रीय ही है सब कुछ। तो एमए तक तो हमारा वैसे हुआ। उसके बाद पीएचडी में मैंने चूज़ किया कि मैं सुगम संगीत को लेके, एक विषय को लेके मैं इस पे काम करूँगी, रिसर्च करूँगी। लेकिन मेरी जो एक होती है ना कि अंदर से इच्छा हमेशा यही रही कि मैंने
क्योंकि रियाज के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, वो तो हर कलाकार को शास्त्रीय संगीत से जुड़ना ही चाहिए। जो उससे नहीं जुड़ता और ऐसे ही सोचता है कि हम भजन गा लेंगे, गज़ल गा लेंगे, तो वो बात नहीं बनती है। वो ज़रूरी है, आपका बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी शास्त्रीय संगीत माँ है, उसके बिना कैसे कोई कलाकार बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है और सभी को लगता है, यही सत्य है। तो शास्त्रीय संगीत तो था ही प्लस, लेकिन मेरे साथ ये रहा कि सुगम संगीत में हमेशा से मेरा बहुत लगाव रहा और भजन, गीत, गज़ल, ये सब मेरे मतलब क्या बोलूँ, आत्मा में बसता है। किन किन गुरुओं का सानिध्य रहा? मेरे शुरुआती जो गुरु थे वो पंडित कृपा शंकर तिवारी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे ही संगीत के क्षेत्र में उन्होंने मुझे चलना सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कैसे ऑडियंस से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, तो चूँकि मुझे सीखना था, और तो फिर बनारस घराने के हैं पंडित विद्याधर मिश्रा जी, और अभी इसी साल उनकी भी डेथ हो गई, वो भी नहीं रहे। लेकिन इन दोनों गुरुओं का मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान है, हाथ है मेरे सर पर, कि बस वही है जो आज थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पा रही हूँ। कितने वक्त का रियाज रहता है? रियाज का कुछ ऐसा वक्त नहीं है, जब भी मन करता है, जितनी देर मन करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। कभी नहीं मन हुआ तो ठीक है, 40-45 मिनट में ऊब हो जाती है कि नहीं चलो कुछ और। कभी है कि 2-2 घंटे बैठे रह गए, तो रियाज का कुछ ऐसा वो नहीं है। बस जब धुन आ गई तो आपको बैठना है, करना है, बस ये है। मेनका जी, आपसे अभी हमारी बातचीत और भी जारी रहेगी आगे, लेकिन चूंकि सावन का मौसम है और अभी आपने हमें शिव जी का भजन सुनाया, हम चाहेंगे कि आप हमें अब सावन से कोई रिलेटेड गीत सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सावन से रिलेटेड आपको गीत सुनाती हूँ। देखिए, सावन की क्या बात होती है कि सावन में जो गीत होते हैं ना, उसके भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल में प्रेम ही होता है। अगर हम सावन की विरह की बात करें तो भी वो विरह भी प्रेम से ही उठा हुआ है, और अगर हम खुशी की बात करें तो वो भी प्रेम से ही है। तो फिलहाल मैं आपको अभी खुशी, सावन की खुशी सुनाती हूँ कि रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, आई बरखा रानी, कि देखो सखी हो गई मैं तो दीवानी, कि देखो सखी हो गई मैं तो दीवानी। लज की जाए अमवा की डरिया, कुहू कुहू गाए कारी कोयलिया। लज की जाए अमवा की डरिया, कुहू कुहू गाए कारी कोयलिया। लहर चुनरिया धानी, लहर चुनरिया धानी, कि देखो सखी हो गई मैं तो दीवानी, कि देखो सखी हो गई मैं तो दीवानी। वाह, बहुत सुंदर। हमारे लोकगीतों की बात ही है कि आपके दिल तक ये पहुंचते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत गीत गाए हैं। आपके दिल के करीब क्या है? प्लेबैक सिंगिंग है या फिर लाइव ऑडियंस के साथ परफॉर्म करना है? मुझे लगता है कि प्लेबैक सिंगिंग मेरा हमेशा से पहला प्यार रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ किसी गाने के लिए या किसी भी शो के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस का भी अपना एक अलग अंदाज है, वहाँ आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, वो जो प्यार मिलता है उसकी एक अलग खुशी होती है। तो मैं दोनों में क्या बोलूँ, मेरे लिए दोनों ही बहुत अजीज हैं, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग हमेशा से मुझे बहुत खुशी देती है। आपने मेंशन किया कि पहला प्यार है आपका प्लेबैक सिंगिंग, तो जब ये हासिल हुआ मतलब जब पहला एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताइए, कैसा था वो? देखिए, रिकॉर्डिंग तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात बताऊँ, जब मैंने प्लेबैक सिंगर शान के साथ गाया था, एक गणेश जी का भजन था, एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी है उसके लिए गाया था, तो वो मेरे लिए एक इतना बड़ा एक सरप्राइज था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किसके साथ गाने वाली हूँ। अच्छा। और मेरे को बताया था कि आप एक बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको गाना है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कौन होगा। मैं मुंबई में गई, मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग की, और जब मैं स्टूडियो में मैंने एंटर किया और थोड़ी देर तो मैंने अपना पार्ट गाया, और उसकी थोड़ी देर बाद जब शान जी एंटर किए तो मैं तो उनको देखती रह गई, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इनके साथ गाना है।
मतलब शायद मुझे पहले बता दिया जाता तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता मेरे में, मैं इतनी नर्वस हो जाती शायद इसीलिए। लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग पहले कर ली गई, पहले मेरा वॉइस ले लिया गया और फिर वो आए और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा। तो वो हाँ, जय गणेशा नाम से एक सॉन्ग है, तो आप भी सुन सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल। मेनका, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है जब आप लाइव गाते हैं और जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हैं। तो जो लोग प्लेबैक में जाना चाहते हैं वो किन चीज़ों पर काम करें, और लाइव में जाना चाहते हैं उनको कैसे काम करना है अपने आवाज़ पर? प्लेबैक सिंगिंग और लाइव दोनों का एक्सपीरियंस एक अलग ही है, बिल्कुल अलग है। जो लोग बहुत ज़्यादा लाइव करते हैं उनको मैंने देखा है कि वो प्लेबैक नहीं कर पाते, उनको रिकॉर्डिंग करने बहुत मुश्किल होती है। या जो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग होते हैं वो ऑडियंस के सामने जब वो मंच पे जाते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों को फेस कर पाते हैं, या तो उनकी प्रैक्टिस हो उतनी कि वो कर सकते हैं। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अब हो गई हैं कि अब तो इतना चीज़ें आसान हो गई हैं कि तबला अलग रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप अपने टाइम से गए, आपने वॉइस कर दी, सबकी अपनी जगह बनी हुई है, ट्रैक बना हुआ है, तो बहुत सारा एक इजी हो गया। आप उसमें चीज़ों को सुधार सकते हैं। अभी तो ऐसा आ गया है कि जो सिंगर नहीं है, जो थोड़ा बहुत गाते हैं और थोड़ा बहुत उतरा हुआ भी गाते हैं और आगे पीछे, वो भी सुर में गा लेते हैं क्योंकि वो सब मशीन से सब सही चीज़ें सही कर दी जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ना करके सच में सुर में प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जब सिंगर है तो सिंगर की तरह होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें कि आज कोई भी गा लेता है और उसको मशीन से सही करा देता है, लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंस वो देता है तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या है। तो कलाकार अगर बनना है तो आपको सुर पे बहुत ध्यान देना है, आपको अपने रियाज पे ध्यान देना है कि ये चीज़ें ना आए कि फिर आपको, आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनका एक और बहुत अहम चीज़ जो मैंने आपकी गायकी में नोटिस की कि आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ का बहुत अच्छा बैलेंस है। आपने इसके लिए अलग से मेहनत की और आज के वक्त में ये गायकों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो कैसे आपने इसको ब्रश अप किया है, या आपका सही था उच्चारण? कुछ तो सही था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जो भी बोलूँ बहुत ही शुद्ध बोलूँ। तो मेरे हमेशा से एक्चुअली एक ये भी है कि मेरे फादर बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छा लिखते थे, तो एक होता है कि ब्लड में चीज़ें आती हैं, तो वो तो था ही। प्लस मैंने इस पे थोड़ा मेहनत भी की कि मुझे लगा कि मैं जो भी बोलूं, यहाँ तक कि मैं उर्दू का भी कोई शब्द बोलती हूँ तो पहले मैं उसको देखती हूँ कि कैसे बोलना है। ऐसा तो नहीं कि मैं बोलूं और कोई उर्दू जानने वाला हो और उसको लगे ये क्या बोल रही है, तो मैं उस पर भी वर्क करके जाती हूँ कि अगर मैं कोई गज़ल गा रही हूँ तो उसमें ये जो शब्द आ रहा है उसको बोलना कैसे है। तो इन चीज़ों का ध्यान तो कलाकार को रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ स और श इसका इतना प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं शादी में आना, सुंदर, तो ये सब चीज़ें कलाकार के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब शब्द एकदम आपका जो है उच्चारण वो क्लियर होना चाहिए। गायकी के साथ साथ उच्चारण पे भी वर्क होना चाहिए। लोक गायन की अगर बात करें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन सी शैली है जो आपको बहुत पसंद है? लोक गायन में मुझे कजरी पसंद है। मुझे कजरी बहुत पसंद है। एक तो वो सावन से रिलेटेड है, और चूंकि मैं प्योर लोकगीत की आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मुझे कजरी थोड़ा अट्रैक्ट करती है। तो मुझे लगता है तो कि कुछ सुनेंगे हम लोग कजरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कजरी, सावन का मौसम है तो कजरी तो बनती है, तो मैं आपको कजरी सुनाती हूँ। ये कजरी है, एक आपको बता देती हूँ थोड़ा भाव। बिल्कुल। एक नई नवेली दुल्हन है और उसका भाई उसको शादी के बाद उसके मायके में लेने आता है, लेकिन वो कहती है कि सावन में तो मैं जाने वाली नहीं, मेरा भाई आया है, वो खाए पिए जाए, अच्छा। मैं उसके साथ जाने वाली नहीं हूँ। ओके। तो वो उस एक भाव है कजरी का, वो मैं सुनाती हूँ कि भैया मोरे आए, कि भैया मोरे आए, अनवैया हो सवनवा में ना जइबो नदी। भैया मोरे आए, अनवैया हो सवनवा में ना जइबो नदी। ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, सवनवा में ना जइबो नदी। फिर वो कहती है कि सोनवा की थारी में जीवना परोस्यो, सोनवा की थारी में जीवना परोस्यो,
चाहे भैया जीवे चाहे जाए हो सवनवा में ना जेबो ननदी, चाहे भैया जीवे चाहे जाए हो सवनवा में ना जेबो ननदी। ऐसे वो अलग अलग चीजें बताती है कि ये किया है उनके लिए, ये किया है, वो खा ले, वो सो ले, लेकिन जाना नहीं है। तो मन तो हमारा भी नहीं है कि हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन चूंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी है तो मैं चाहूंगी कि जाने से पहले, चूंकि सुगम संगीत आपके दिल के बहुत करीब रहा है और आपकी खास गायकी का हिस्सा रहा है, सुगम संगीत में आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को कुछ सुनाना चाहें तो। बिल्कुल, मैं एक आपको एक गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा, और वो भी प्रेम से ही रिलेटेड। श्रृंगार रस मेरा बहुत पसंदीदा रस है तो मैं उस पर सुनाती हूँ कि आओ सजना हमारा अंगना, आओ सजना हमारा अंगना, तोह का पुकारे, तोह का पुकारे हमार कर कंगना, आओ सजना हमार अंगना। सुधियों का दीप जले बुझे ना बुझाए, बरसे नयनवा रुके ना रुकाए, बरसे नयनवा रुके ना रुकाए, अब कि तू आजा खुशियों का बजे बजना, आओ सजना हमारा अंगना, आओ सजना हमारा अंगना। वाह मेनका, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगी मेनका कि जो सुगम संगीत है उसमें साहित्य का क्या योगदान रहा है और किस तरह से साहित्य समाहित है सुगम संगीत में? देखिए, सुगम संगीत हो, कोई भी संगीत हो, उसमें साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि जब भी आप कुछ गाएंगे तो उसका कोई ना कोई साहित्य होगा, कोई ना कोई उसकी रचना होगी। दूसरी बात कि साहित्य कैसा है और वो क्या कह रहा है, यानी कि इतने बड़े बड़े कवियों ने जो भी लिखा है, जो भी बताया है, जैसे आप बात ले लीजिए ए मेरे वतन के लोगों, ये जो लिखा गया, इसको लता जी की आवाज़ मिली, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात कि ये जो बातें इसमें बताई गई वो गायकी के ज़रिए जिस तरह से बयां की गई कि लोग जब उसको सुनते हैं तो उनके आंख में आंसू आ जाता है। तो साहित्य में जब संगीत का मिश्रण हुआ तो उसने उसको इतना प्रबल बना दिया कि वो लोगों के एकदम हृदय तक पहुंच जाता है और सोचने पे विवश कर देता है। तो संगीत जब समाहित हो जाता है साहित्य में, तभी वो बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है, जो कि साहित्य की दूरी अगर आधी है तो संगीत उसमें मिलके उसको बहुत लंबी यात्रा कर देता है, क्योंकि उसके जरिए हर इंसान उसको आत्मसात कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब दोनों में एक समायोजन हो जाता है कि साहित्य और संगीत को तो अलग कर ही नहीं सकते, दोनों को एक साथ ही रखना है और उसको ऐसे बयां करना है कि जो लिख रहा है रचनाकार वो हम अपनी गायकी के जरिए लोगों को बता दें कि हाँ, उसका ये भाव है, उसने दर्द में लिखा है, उसने खुशी में लिखा है, उसने विरह में लिखा है, उसने किस भाव में उसको लिखा है, वो आप गायकी के जरिए बताएंगे उस तरह से। तो सुगम संगीत में गज़ल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल के युवा भी बहुत कनेक्ट करते हैं। तो गज़ल की 4 पंक्तियां अगर आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को सुनाएं तो। बिल्कुल, मैं आपको गज़ल सुनाती हूँ। देखिए, आपका प्रोग्राम है सावन स्पेशल जी, तो मैं गज़ल भी आपको ऐसी सुनाती हूँ कि जो कि सावन ही बयां करता है। बिल्कुल। कि ए बादल तू इतना ना बरस कि वो आ ना सके, ए बादल तू इतना ना बरस के वो आ ना सके, और जो बरसे तो फिर इतना बरस के वो जा ना सके। कि घटा ऊदी ऊदी, घटा ऊदी ऊदी, ये मौसम सुहाना, घटा ऊदी ऊदी, ये मौसम सुहाना, इलाही मेरी आज, इलाही मेरी आज,
इलाही मेरी आज तौबा बचाना बचाना, घटा उदी उदी ये मौसम सुहाना, घटा उदी उदी ये मौसम सुहाना। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें उससे पहले जो श्रोता आपको सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, उनका अगर इंटरेस्ट है संगीत में तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, अगर आप गायक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आपको शास्त्रीय संगीत सीखना है और उसके लिए आपको रियाज करना है। गायकी में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ये बिल्कुल, ये आप जान लीजिए कि आप शॉर्टकट से एक अच्छे गायक, अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। आपको शास्त्रीय संगीत सीखना है, रियाज करना है, मेहनत करनी है, तभी आप अच्छा गा पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम से आपसे लेते हैं इजाजत। अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। डॉक्टर मेनका, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।